नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। राम मंदिर निर्माण की कवायद चल रही है और इस मुहिम से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है। अब राम मंदिर से जुड़े मामलों की सुनवाई तेज होगी। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अयोध्या विवाद सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। अयोध्या मामले की जल्द होगी सुनवाई। अयोध्या में मंदिर मस्जिद का फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अयोध्या के राम का नाम लेकर सरकारें तक बन गई, लेकिन अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद के सुलझने का रास्ता लंबा होता चला गया। अदालतों में तारीखों पर तारीखें मिलती रहीं। फैसले के इंतजार में एक पक्षकार भी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन फैसला अब तक नहीं हो पाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद के मुख्य मामले की सुनवाई के लिए हामी भरी है। तो उन्होंने कहा कि बात सही है, हमने दोनों ने तय कर लिया कि इसको लिस्ट करना है और हम बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके आपको खबर कर देंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की जल्द सुनवाई करने की मांग को लेकर अर्जी लगाई थी। स्वामी की अर्जी पर चीफ जस्टिस JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, अयोध्या विवाद पर जल्द सुनवाई की जाएगी। मंदिर मस्जिद के मुख्य मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट में डाला जाएगा। इस मामले में जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा। अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आई अर्जियों की भी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मामले की जल्द सुनवाई की बात की, लेकिन सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी दलीलों में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्य अपीलों की अर्जी को 7 साल हो रहे हैं, जिस पर अब जल्द सुनवाई होनी चाहिए। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक और अर्जी के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने विवादित स्थल पर बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना के अधिकार की मांग की थी। तो मैंने वो चिट्ठी दिया था, कोर्ट ने पढ़ा उसको, फिर आपस में सलाह की, कहा कि सही बात है। मैंने कहा कि हम एक विडंबना में हैं, या मुझे पूजा करने की जो अंकुश है उसको कम कर दीजिए, या इस मेन मैटर को सुन लीजिए। ये नहीं, बीच में मैं नहीं पढ़ने चाहता हूँ। 30 सितंबर 2010 को अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से फैसला आया था। 3 जजों की बेंच ने विवादित भूमि को 3 पक्षों में बांटे जाने का फैसला किया था। ये तीनों पक्ष हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश तो रोक दिया, लेकिन 7 साल से मुख्य मामले की सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि पिछले 21 मार्च को सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को आपस में सुलझाने की नसीहत दी थी। साथ में ये भी कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इसकी मध्यस्थता के लिए तैयार है। अयोध्या में बनबीर सिंह, दिल्ली में अनुषा और अहमद अजीम के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर कार्रवाई तेज करने की बात कही है और दूसरी तरफ साथ ही साथ सरकार से गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर जवाब भी मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा कि आपने गौ रक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है उसे रोकने के लिए अभी तक क्या क्या किया। सरकार ने कहा कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई कभी भी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता? क्या ये गौरव है? क्या ये गौरक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बार की गई गुहार भी
गोरक्षकों को रोक नहीं पाई। गोरक्षकों के आतंक पर सरकार लगाम नहीं लगा पाई। पिछले दिनों गोरक्षकों के आतंक का मुद्दा अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने केंद्र सरकार को तलब किया और पूछा कि गोरक्षकों के उत्पात को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, इस तरह की हिंसक वारदात को रोकने के लिए केंद्र ने कौन से कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में हलफनामा दायर करने को कहा है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि केंद्र गोरक्षा के नाम पर किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। केंद्र ने यह भी कहा कि कहीं भी गोरक्षा के नाम पर कानून व्यवस्था खराब होती है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में गोरक्षकों के आतंक को लेकर याचिका पर सुनवाई चल रही है। पिछले 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में तहसीन पूनावाला ने गोरक्षकों पर पाबंदी लगाने की अर्जी लगाई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गोरक्षकों ने देश भर में अल्पसंख्यकों और दलित समुदाय के खिलाफ आतंक मचा रखा है। गुजरात के ऊना में पिछले दिनों दलितों की पिटाई की तस्वीरें सामने आई थीं। इस घटना के बारे में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस मामले में सरकार ने गोरक्षकों पर कार्रवाई की है। गुजरात के अलावा कर्नाटक और झारखंड सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल किया है। आज तक ब्यूरो। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी पर जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में गौरक्षकों के खिलाफ कई याचिकाएं भी दायर हो रही हैं। देश भर में किस तरह से गौरक्षकों का उत्पात बढ़ रहा है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बीजेपी नेता संबित पात्रा और AIMA के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को आमने सामने किया। दोनों से सवाल पूछे और फिर देखिए कैसी रही ओवैसी संबित पात्रा की टक्कर। लिंचिंग कानून व्यवस्था का मसला है या धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मसला है? देखिए, अभी जिस प्रकार से लिंचिंग को लेकर डिबेट भी हो रहा है और होना भी चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, और जिस प्रकार से बार बार पूछा जाता है, और मैंने टीवी में देखा कि नॉट इन माई नेम, ये जो पूरा आंदोलन हुआ उसमें हिंदुस्तान के नाम को बदल कर रखा गया लिंचिस्तान। सदियों से भारतवर्ष के इस भूमि पे कोई राम कहता आया है, कोई खुदा कहता आया है, कोई अनाम कहता है और कोई सैया कहता है, और वहां पसार के हमने सबको एक किया है। यह हिंदुस्तान की भूमि है पुण्य जी, यह लिंचिस्तान नहीं है। और मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि अपने राजनैतिक उद्देश्यों के कारण इस महान भूमि को लिंचिस्तान के नाम से मत पुकारे। प्रधानमंत्री ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रत्येक घटना के लिए उन्होंने कहा है कि नहीं होना चाहिए। लिंचिंग कांग्रेस के समय में भी हुआ और आंकड़े मेरे पास हैं प्रसून जी, मैं आंकड़े लेकर आया हूं, कितने उस समय हुए, कितने इस समय हुए। नहीं होने चाहिए थे, मगर छोटे राजनीतिक विजन के कारण इसे बिगाड़ कर देखा जाए, धर्म को जोड़ के इसको देखा जाए, यह उचित नहीं है। चलिए, गजब का संयोग है, आंकड़े लेकर हम भी आए हैं, आज इससे भी टकराहट होगी। बहरहाल, कौन बना रहा है लिंचिस्तान, कौन है वो लोग? वैसी साहब नहीं मालूम, ये संपित एक्सपर्ट हैं, उनसे ही पूछ लीजिए आप। मुझे नहीं मालूम। मुझे फिक्र है हिंदुस्तान की। मुझे फिक्र इसलिए है क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने सही कहा मज़हब सबका है, मगर बीजेपी ये करती है कि मज़हब इनके लिए आइडियोलॉजी है। मेरे लिए मज़हब एक फेथ है और बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी को हम तमाम पर मुसल्लत करना चाहती है। बीजेपी आइडियोलॉजी में बिलीव करती है और यही वजह है कि इंडिया टुडे लेटेस्ट संपित नहीं पढ़े होंगे, वरना उसको लेकर आता अच्छा होता। लेटेस्ट इंडिया टुडे में लिखा गया है कि 36 लोगों की लिंचिंग से मौत हुई है, जिसमें से करीब 29 मुसलमान हैं। ये बात सही है कि वेस्ट बंगाल में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, मगर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं पर क्यों हो रहा है? क्या इसमें ISI इन्वॉल्व है? क्या इसमें लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है? कौन इन्वॉल्व है इसमें? सरकार तो आपकी है। और जब तक आप इसको मैटर ऑफ फेथ बनाकर चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर और 100 मरतबा बोल ले, जमीन पर इसका कुछ असर होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी इसको फेथ का मामला बनाकर चलती है और हम आइडियोलॉजी का मामला बनाकर चलती है। और इसीलिए बीजेपी कल तक हमसे कहती थी कि माइनॉरिटी अपीजमेंट, 3 साल में बीजेपी गौरक्षों की अपीजमेंट कर रही है। बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के मानने वालों की अपीजमेंट कर रही है, इसीलिए उनकी हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। 2 मिसाल देता हूं प्रसून जी।
मोहसिन शेख को मारा गया जब बीजेपी की सरकार बनी गई पूना में। प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम कहते कि मैं नहीं केस लड़ूंगा, आप केस नहीं देते। रोहिणी सालियान टेररिज्म के केस में बोलते मुझ पर प्रेशर डाला गया। अखलाक का एक एक्यूज की मौत हो जाती है। अगर संपित की बात सही है तो फिर कल्चरल मिनिस्टर वहां पर क्यों जाते, उसके पास क्यों जाते एक्यूज के पास? ठीक है, उसकी मौत हुई, जेल में हुई, आप वहां पर चले जाते। इंडिया टुडे की रिपोर्ट शायद मैंने एक मिनट, मुझे एक आखिरी बात, इंडिया टुडे की रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है जी, इसमें दिसंबर 9 करनाल में काऊ विजिलेंटीज ने कुशनूर को गोली मार दिया गया जी, तो हरियाणा के सीएम ने कहा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हम रिवोक कर देंगे। यह आपकी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। अब इसको भी एंटी नेशनल कह देंगे। अब तो यही मैं कह रहा हूं कि जब तक बीजेपी इस मुल्क में अपने फेथ को आइडियोलॉजी बनाकर गवर्नेंस करेगी, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। जितने लोग मरे, जिम्मेदारी किसी की है या नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है। ओके, क्यों सरकार की जिम्मेदारी अगर है? सरकार का मतलब क्या है? सेंट्रल सॉलिसिटर जनरल ने बहुत साफ कहा, हम नहीं जिम्मेदारी लेंगे, स्टेट की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाथ धोने के बराबर है ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि इनका आइडियोलॉजिकल कनेक्शन किससे है? क्या मार्च अप्रैल में क्या आरएसएस सरसंघचालक ने नहीं कहा था गाय के बारे में? नहीं कहा था? क्या स्पीच दी थी बताइए? क्या नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन के दौरान नहीं कहा था कि पिंक रेवोल्यूशन? क्या इसका असर उन पर नहीं होता आज? क्या झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वाला बीजेपी का इंपॉर्टेंट लीडर नहीं है? बताइए कौन है? रास्ता कहां जा रहा है? रास्ता एक ही है, जब तक बीजेपी फेथ को आइडियोलॉजी की नजर से देखेगी और बीजेपी जब तक गाय को इंसान से ज्यादा अहमियत देगी, ये वाकयात होते रहेंगे, ये खत्म नहीं होंगे। राजनीति सत्ता के लिए है या राजनीति सेवा के लिए है? राजनीति इंसाफ के लिए है। राजनीति सत्ता अगर आपको नहीं चाहे जो करा, ये नहीं देखना चाहिए कि मुसलमान है हिंदू है। आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि आपके जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसको मजबूत किया जाए। आप तो ना तो प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी की आप बात कभी करते हैं। इसीलिए 90% पूरे वाकयात बीजेपी रूल सरकार में होती हैं। और हद तो यह हो गई कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अगर बीफ नहीं मिलेगा तो मैं इंपोर्ट कर लूंगा। कहां से इंपोर्ट करेंगे भैया? इसका उत्तर देता हूं। इंपोर्ट करेंगे। सारे जो सरकार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड सरकार है, उनमें इस प्रकार की उन्माद हो रही है और इसलिए हम लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, सरकार हमारी अगर है तो स्वाभाविक रूप से जवाब हम ही देंगे। अखलाक जब गया तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। एक दिन साहब ने या किसी ने भी समाजवादी पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया। अरे संघ वहां कैसे आ गया? में और अब हम बात करेंगे बारिश, बाढ़ और आधे हिंदुस्तान पर आसमान से बरस रहे कहर की। जगह जगह तेज बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, गांव के गांव डूब रहे हैं, लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कई सारे हादसे भी हो रहे हैं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़, बारिश और आसमान से बरसती बूंदों ने कहर मचा रखा है। ये बाढ़, बारिश और सैलाब से जूझते देश की तस्वीरें हैं। पानी ने सब कुछ अपनी आगोश में ले रखा है। कुदरत ने लोगों पर मूसलाधार तबाही बरसा दी है। जिधर देखो से प्रहार कर रही है। कहीं जान पर बनाई है तो कहीं नदियां काल बन रही हैं। घरों में रहना मुश्किल हो गया है। बस्तियों और बाजारों में सैलाब आया है। आधा देश बाढ़ और मूसलाधार बारिश की त्रासदी से जूझ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश में जीना मुश्किल हो गया है। बारिश और बाढ़ ने लोगों की नाक में दम करके रखा है। जी हां, ये तस्वीरें हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक देश पानी पानी हो रहा है। लोगों पर जैसे मुसीबतों का आसमान फट पड़ा है। नदियां अपनी हदों को पार कर रही हैं और लोगों की जिंदगी पर धावा बोल रही हैं। अगर चंद सेकंड की देरी और हो जाती तो एक बच्चा सैलाब की भेंट चढ़ जाता। आप देख सकते हैं कि कैसे एक बच्चा बाढ़ से उफनती नदी में डूब रहा है और उसे एक शख्स बचाने की कोशिश कर रहा है। पानी में डूबते बच्चे के सिर्फ हाथ ही हाथ नजर आते हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो बच्चे को बहा ले जा रहा है।
एक शख्स बच्चे की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश करता है, तभी एक और गोताखोर नदी में छलांग लगा देता है और ये दोनों शख्स बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अभी एक लड़का बह कर जा रहा था, मैं भी स्नान कर रहा था, देखे कि लड़का बह कर जा रहा है तो हम पकड़े उसको कुछ दूरी पर जाकर और लड़का को बचाए। ये झारखंड के मशहूर मंदिर रजरप्पा की तस्वीरें हैं। इस मंदिर में जाने के लिए पुल पार करना पड़ता है। जब श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के बाद इस मंदिर से लौट रहे थे, तभी अपने माता पिता के साथ आया एक बच्चा सैलाब में बह जाता है और एक बड़ा हादसा होते होते बच जाता है। सैलाब ने धावा बोला तो लोगों को बेघर कर दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग आधे आधे डूबकर अपने घर बाहर छोड़ रहे हैं और बर्तन भांडे समेत पलायन कर रहे हैं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की हैं। यहाँ नदियों ने ऐसा विकराल रूप धारण किया है कि वो इंसानों की जिंदगी में दखल दे रही हैं। ये देखिए डंकनी नदी की तस्वीरें। इसका शोर ही लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। अकेला बस्तर ही नहीं बल्कि बस्तर संभाग के आधा दर्जन जिले इस वक्त पानी की मार झेल रहे हैं। फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। खेत में बुरी तरह बाढ़ का पानी पूरी तरह भर गया है, पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। जो बची हुई फसलें हैं उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो भी ट्रेलर है। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के लिए मुसीबत अगले 24 घंटे में और भी भयानक खड़ी है। मौसम विभाग राज्य को मूसलाधार तबाही से अलर्ट कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक यदि अनवरत बारिश होते रही तो मां नर्मदा नदी अपना रौद्र रूप धारण कर लेगी। फिलहाल खतरे को भांपते हुए इस नदी के दोनों ओर की बस्तियों को खाली कराया जा रहा है और वहां 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पर भी कुदरत का कहर टूटा है। पूरा राज्य सैलाब का सितम झेल रहा है। सागर में एक पुल पर सैलाब आया तो ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 9 लोग बह गए। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 8 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक अभी भी लापता है। जबकि छिंदवाड़ा में तेज बारिश से नदी ऐसी काल बनी कि 2 लोगों को बहा ले गई। और ये देखिए मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर, कैसे घरों में पानी भरा है, भगोना तैर रहा है। मूसलाधार बारिश का पानी लोगों पर प्रहार कर रहा है और चैन और सुकून छीन रहा है। इधर बाहर निकल रहा पूरे कमरे में, घुटने तक पानी। अभी तो फिर भी कम हो गया, बहुत हमने फेंका पानी, लेकिन फिर भी कम नहीं हो गया। वो पानी ठट गया है। आगे दुकान में भी, वो पीछे 3-4 ही कमरे में देखो मशीनरी सब खराब हो गई है, फ्रिज भी हो गया। बाढ़ ने जीना मुश्किल राजस्थान में भी कर दिया है। रेगिस्तान में भी पानी बर्बादी बनकर बह रहा है। बाड़मेर में ऐसी बाढ़ आई कि 21 लोग पानी में बह गए। इनमें 17 को बचा लिया गया। 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। बाड़मेर में ऐसी तबाही बरसी की जीप और ट्रैक्टर समेत 4 वाहन बह गए। बीकानेर में सड़कें दरिया बन गईं। पाली भी पानी पानी हो गया, जबकि प्रतापगढ़ में नदियां पुलों को लील गईं। और अब लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। ऐसे में हर कोई यही कह रहा है, कुदरत के इस प्रहार से बचाओ। आज तक ब्यूरो। चीन लड़ रहा है इस वक्त सबसे बड़ी जंग, और ये जंग है कुदरत के साथ, क्योंकि कुदरत ने आसमान के बारिश के रूप में चीन पर तबाही बरपाई है। जगह जगह पानी है और इस भारी बाढ़ बारिश ने कारों का कचूमर बना दिया है। ये चीन में तबाही की तस्वीर है। जो चीन सीमा पर हिंदुस्तान को जोर दिखा रहा है, बार बार धमकियां और गिदड़ भभकियां दे रहा है। कुदरत ही उस पर प्रहार कर रही है। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बड़ी जोर की पड़ती है। ये सैलाब चीन का माली नुकसान कर रहा है और चीन अभी सैलाब से अंदरूनी जंग लड़ रहा है। ये तस्वीरें पूर्वोत्तर चीन की हैं, जहां जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाती है, बाढ़ का पानी ही पानी नजर आता है। चीन के जिलिन शहर में जेसीबी के साथ ये 3 वर्कर फंस गए। जेसीबी बंद हो गई और इनकी जान पर बनाई। फिर इनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम आई।
और बड़ी जद्दोजहद के बाद इन मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। 1172年，目前雨势已经加大，特别严重了。我们将继续关注警情，随时做好。 और ये तस्वीरें चीन के हार्बिन शहर की हैं। यहाँ नदी जबरदस्त उफन रही है और नदी में आई बाढ़ के इस पानी में इतना कूड़ा करकट बहकर आया कि इलाके के लोगों के लिए मुश्किल हो गई। ये तीसरी तस्वीर देखिए जो चीन के यूनान सूबे की है। एक पूरा शहर बाढ़ की आगोश में आ चुका है। लोगों के घरों में पानी भरा है। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। घरों में खाने को नहीं और बाहर सैलाब धावा बोल रहा है। बिल्डिंगों में लोग फंसे हैं और रेस्क्यू टीम लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर रेस्क्यू कर रही है। फिर उन्हें बोट पर बिठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। और ये चौथी तस्वीर चीन के यानन शहर की है। आप देख सकते हैं यहाँ सैलाब ने एक पूरी रेलिंग ही तोड़ डाली और ये रेलिंग वाहनों पर जाकर गिरी तो कई जगहों पर दीवारें ढह गईं और कारें तहस नहस हो गईं। आप देख सकते हैं कि कैसे कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। ऐसे में चीन को कुदरत से डरना होगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको बताएं कि किस तरह से एक तोते ने एक मर्डर मिस्ट्री सुलझवा दी। कैसे इस तोते ने अपने मालिक के हत्यारों को पकड़वा दिया। तोते ने अदालत में जब कहा डोंट शूट तो इसका क्या मतलब था। कैसे एक तोता एक मर्डर केस का सबसे बड़ा गवाह बन गया। ना मिट्ठू ना कटोरे कटोरे, ये तोता तो बस डोंट शूट की रट लगाए है। तो क्या ये किसी से डरा हुआ है? क्या कोई इसे मारना चाहता है? जी नहीं, तोता बना एक कत्ल का गवाह। तोते ने सुलझाई एक मर्डर मिस्ट्री। तोता बोला मालिक का कातिल कौन। अमेरिका का मिशिगन, जहां इस घर में मार्टिन और उनकी पत्नी ग्लीना डूरम हंसी खुशी रहते थे। फिर एक दिन पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। बहस झगड़े में बदल गई तो पत्नी ग्लीना डूरम ने आओ देखा न ताओ पति पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां दाग दी। ग्लीना ने पति का कत्ल करने के बाद अपनी जान भी देनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने उसे वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया। छानबीन में पुलिस को ग्लीना के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, मगर ग्लीना ने कहा कि उसे कुछ पता नहीं। हादसे के वक्त वो अस्पताल में थी। इस दौरान पुलिस को हाथ लगा एक तोता, अफ्रीकी तोता, जिसे ग्लीना और मार्टिन डूरम ने पाल रखा था। फिर तोते ने जो आवाजें निकाली उससे पुलिस भी दंग रह गई। गौर से सुनिए, ये तोता पहले अपने मालिक और उसकी पत्नी के बीच हुई बहस की आवाज निकालता है। फिर तोता एक मर्द की आवाज में बोलता है डोंट शूट। That bird picks up anything and everything and it's got the filthiest mouth around. यानी कि मार्टिन को गोली उसकी पत्नी ग्लीना डूरम ने मारी। खैर, पुलिस तोते को पास के ही एक पैरेट स्टोर में लेकर गई, जहां की दुकानदार ने इस बात पर मुहर लगाई कि हाँ, ये तोता किसी वाकये का चश्मदीद होने पर उससे जुड़ी बातों की नकल उतार सकता है। यही नहीं, ये अफ्रीकी तोता एक मर्द और औरत दोनों की आवाज भी निकाल सकता है। In my mind, it's something that he's heard, definitely heard before. And if it's fresh in his mind, he might even say it more now. तोते के इस अहम खुलासे के बाद पहले पुलिस ने उसे भी जांच में शामिल करने का फैसला किया था, ताकि उसकी गवाही का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन बाद में पुलिस ने ये इरादा बदल दिया। दूसरे सबूतों की बिना पर मार्टिन की कातिल उसकी पत्नी ग्लीना को अदालत ने गुनहगार करार दे दिया है। आज तक ब्यूरो। और दोस्तों, ये जो खबर अब हमारे पास है, ये आपसे, हमसे और हर उस शख्स से जुड़ी हुई है जो ट्रेन में सफ़र करता है और ट्रेन में खाना भी खाता है।
रेल का खाना खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये चूहों और कॉकरोच वाला खाना है, इसमें कील तक मिली है, ये बदबूदार खाना है। और ये हम नहीं कह रहे, ये CAG के रिपोर्ट में कहा गया है। तो अब ट्रेन में सफ़र करते वक्त खाना खाना है तो 100 बार ज़रूर सोचिएगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। लेकिन याद रहे कि अगर भारतीय रेल में दाल रोटी खाई तो प्रभु के गुण कभी ना गा पाओगे। जी हाँ, क्योंकि प्रभु की रेल अब सड़ांध छोड़ रही है। प्रभु की रेल का खाना खराब हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये CAG रिपोर्ट कह रही है। भारतीय रेल में कैटरिंग सर्विस पर CAG ने अपनी सबसे ताजा रिपोर्ट में रेलवे के सड़े हुए सिस्टम को बेनकाब कर दिया है। CAG ने संसद में पेश की गई CAG रिपोर्ट में रेलवे पर बड़ा खुलासा किया गया है। CAG टीम ने रेलवे स्टेशनों के सर्वे और दौरों में ऐसे नजारे देखे कि होश फाख्ता हो जाएं। दुरंतो एक्सप्रेस में तो खाने में चूहे और कॉकरोच तक घूमते नजर आए। आनंद विहार स्टेशन से छूटने वाली एक ट्रेन में मुसाफिर ने ऑर्डर तो दिया कटलेट का, लेकिन रेलवे ने मुफ्त में लोहे की कीलें भी भेंट कर दी। रेलवे का जायका इससे भी ज्यादा कड़वा है। CAG ने पाया कि एक स्टेशन पर अनबिके और खराब हो चले पराठे फिर से मुसाफिरों की सेवा में हाजिर कर दिए। रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग स्टाफ के लिए दस्ताने और कैप पहनना जैसे किसी पाप से कम नहीं। CAG रिपोर्ट में लिखा गया है कि खाने के ठेकेदार खाने की क्वालिटी और साफ सफाई से समझौता करते हैं। दोषी पाए जाने के बाद भी उनके खिलाफ रेलवे कोई कार्रवाई नहीं करता। CAG ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ठेके बांटने के दौरान भी घोटाला किया गया है। हमने अपने जो भी केटरिंग के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको कड़े आदेश दिए हुए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ओवरचार्जिंग या पुअर या बैड क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में कंप्लेंट आई और वो साबित हुई कि सही है तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। CAG is another segment of this area which has already alleged that food beverages are all adulterated and there is, I think, there is a stink of corruption in the supply of food channel. ये वो रेलवे है जो मुसाफिरों से किराया वसूली में कोई कंजूसी नहीं करती, लेकिन खाने को लेकर लापरवाही खतरनाक हद तक जा पहुंची है। इनके सब्जी एक ही देते हैं और कोई सब्जी का चेंज नहीं है, पनीर का सब्जी दे और कोई सब्जी बोलते हैं और कोई सब्जी नहीं है। खाना खराब खाने के जो है क्वेश्चन ठीक नहीं है। नहीं खाने योग्य ऐसा नहीं है बट हाँ मैक्सिमम ट्रेन में खाना अच्छा नहीं मिलता। तो अब रेलवे में जाना जरूर, पर खाना खाने से पहले 100 बार सोचना भी जरूर। मौसमी सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। यह खुशखबरी है आपके लिए क्योंकि रिलायंस जियो आपके लिए एक फ्री मोबाइल गिफ्ट लेकर आया है। ये 4G मोबाइल होगा। 1500 रुपए आपको इसके लिए देने होंगे। 3 साल तक आप इस फोन को इस्तेमाल कीजिए और 3 साल के बाद आपके 1500 रुपए वापस, यानी कि पूरी तरह से फ्री और अनलिमिटेड कॉल्स, जितनी चाहे उतनी बात करें। Ladies and gentlemen, let me introduce India का intelligent smartphone presenting the Jio phone. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने समूह की 40वीं सालाना आम सभा में देश को एक नया तोहफा दे दिया। मुकेश अंबानी के इस तोहफे से मार्केट में हलचल मच गई। जी हां, अंबानी ने सभी को चौंकाते हुए ऐलान किया कि अब जियो फोन यूजर्स को 4G फोन फ्री मिलेगा। बस एक छोटी सी शर्त है, वो ये कि जियो फोन लेने वाले लोगों को सिक्योरिटी मनी के तौर पर 1500 रुपए चुकाने होंगे, जिसे 3 साल बाद फोन वापस करने पर कभी भी वापस लिया जा सकता है। We know that anything free can be potentially misused. To protect against misuse of the free Jio offer, we plan to collect a fully refundable one-time security deposit of rupees 1500 with every Jio phone. 15 अगस्त से टेस्टिंग के लिए जियो फोन उपलब्ध होगा। इसकी बुकिंग 24 अगस्त से शुरू होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सितंबर में इस फोन की डिलीवरी शुरू होगी। हर सप्ताह 50 लाख लोगों तक जियो फोन पहुंचाने का लक्ष्य होगा।
जियो फोन पर यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा की सुविधा मिलेगी। जियो अनलिमिटेड धन धनाधन प्लान सिर्फ 153 रुपए में उपलब्ध होगा। इस फोन पर वॉइस कॉलिंग हमेशा फ्री रहेगी। 24 रुपए का 2 दिन का प्लान और 54 रुपए का साप्ताहिक प्लान भी लॉन्च किया गया। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आज तक।